आज हम मानव में शोषण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो शोषण की परिभाषा। शोषण क्या है? अपन देखते हैं कोई भी सजीव है, उस सजीव में जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऊर्जा अपने शरीर में ही कोशिकाओं के अंदर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा अपने शरीर में काम आती है और अपन जैविक क्रियाएं जो है उनका संपादन कर सकते हैं। तो इसी को लेकर इसकी शोषण की परिभाषा है कि शोषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और CO2 का निष्कासन होता है। एक बार वापस परिभाषा सुनिए। शोषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में कार्बनिक खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है और CO2 का निष्कासन होता है। इस तरह की क्रिया शोषण कहलाती है। इसमें जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा जैसे ही कोई खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, पाचन के अंदर पड़ा था कि पचित भाग जो है वो रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और वो कोशिकाओं में ही उसका ऑक्सीकरण होता है। तो वहाँ पर जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर शरीर में काम आती रहती है और ATP टूटता रहता है। इस तरह से चलता रहता है। इसके बाद में अपन देखते हैं शोषण के प्रकार। शोषण के प्रकार। शोषण दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है बाह्य शोषण, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा कहलाता है आंतरिक या कोशिकीय शोषण, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। दो तरह का शोषण है। पहला नंबर बाह्य शोषण। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये क्या होता है कि बाहर वातावरण यानी पर्यावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके कोशिकाओं तक जाना और कोशिकाओं से CO2 का वापस बाहर वातावरण में आना, वो क्रिया क्या कहलाती है? बाह्य शोषण। यानी कि कोशिका और पर्यावरण वातावरण इन दोनों के बीच में O2 और CO2 का आदान प्रदान होना, वो बाह्य शोषण है। बाहर से ऑक्सीजन या वायु अंदर ग्रहण की जाती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है, कोशिकाओं से CO2 बाहर निकलती है। इसको अपन सांस लेना भी कहते हैं। इंग्लिश कहते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना, या इसको समातन कहते हैं, वेंटिलेशन, समातन, वेंटिलेशन। तो ये केवल क्या है? गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसको सांस लेना या ब्रीथिंग भी कहा जाता है या समातन या वेंटिलेशन भी कहा जाता है। दूसरा नंबर जो है वो आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण, सेलुलर रेस्पिरेशन। वास्तव में शोषण यही है। छोटी क्लासों में अपन जो है बाह्य शोषण के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का अंदर लेना, CO2 का बाहर निकालना शोषण कहलाता है। तो वो तो बाह्य शोषण ही केवल। एक्चुअल में शोषण है कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होना और उससे ऊर्जा की प्राप्ति होनी और CO2 निष्कासन होना, वो कोशिकीय शोषण। तो प्रत्येक कोशिका में मानव की या कोई भी सजीव है, उस सजीव की कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ, पाचन के बाद में जो भी पचित पदार्थ है वो कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और ऑक्सीजन भी रुधिर के द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाती है और वहीं पर ये कोशिकीय शोषण होता है। कोशिका में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये शोषण दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है ऑक्सीशोषण और दूसरा अनऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण एरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीशोषण अनएरोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही बात होता है ऑक्सीशोषण यानी कि ऐसा शोषण जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है, ऑक्सीजन आवश्यक होती है।
ऐसा शोषण कोशिकाओं के अंदर होने वाला कोशिकीय शोषण जिसमें कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, तो वह कहलाता है ऑक्सीशोषण। जब कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए ऊर्जा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के ही हो जाता है, तो वो कहलाता है अनऑक्सीशोषण, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ ऊर्जा की प्राप्ति मुख्यतः ऑक्सीशोषण ही होता है और उससे ऊर्जा ज्यादा मिलती है। अनऑक्सी में ऊर्जा बहुत कम मिलती है क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण तरह से ऑक्सीकरण अपघटन नहीं होता है, इसलिए उसकी ऊर्जा यहाँ बहुत कम मिलती है। तो ऑक्सीशोषण ही ज्यादातर होता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने शोषण के अंग व तंत्र मानव के शोषण अंग और तंत्र क्या होते हैं। मानव में शोषण अंग और शोषण तंत्र पूर्ण विकसित होता है और फेफड़ों द्वारा शोषण होता है, ठीक है ना। फेफड़ों द्वारा शोषण या फुफ्फुस बाय लंग्स शोषण होता है। तो इसके अंदर क्या है कि दो बातें होती है, एक तो होता है फेफड़े और एक होता है शोषण का मार्ग, पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। शोषण फेफड़ों के द्वारा होता है, लेकिन उसके लिए फेफड़ों में ऑक्सीजन या वायु पहुंचने के लिए पूरा एक शोषण मार्ग होता है, एक पाथवे होता है। वो सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, शोषण अंग, और वो वही तंत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले शोषण अंग के अंदर बाहर नासा छिद्र या नासा द्वार कहते हैं। तो सबसे पहला है नासा द्वार, दूसरा नंबर नासा गुहाएं, तीसरा नंबर ग्रसनी, जिसको अपन यहाँ पर नासा ग्रसनी गुहा कह सकते हैं। वह ग्रसनी है जो अपन ने पाचन में पढ़ा था, वो तीसरा नंबर ग्रसनी के बाद में कंठ लैरिंग्स, उसके बाद चौथा नंबर श्वास नली यानी ट्रेकिया, फिर उसके बाद में शोषणी यानी कि ब्रोंकाई, और उसके बाद में नेक्स्ट फेफड़े लंग्स। तो फेफड़े के द्वारा शोषण होता ही है, जो मुख्य अंग है, मुख्य अंग फेफड़ा है। लेकिन बाकी के जितने भी है, चाहे नासा द्वार है, नासा गुहाएं है, ग्रसनी है, कंठ है, श्वास नली है, शोषणी है, और आगे और शोषणिकाएं बनती, वो सारे इसके पाथवे बनाते हैं, इसका मार्ग बनाते हैं, यानी शोषण का मार्ग। और शोषण किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा होता है। एक एक करके इन अंगों को अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला नंबर जो है वो नासा द्वार, नेजल पोर। मानव में बाहर नासा छिद्र जिसको अपन कहते हैं, बाहर की तरफ नाक है, नाजल नेक है, उसके द्वार, दो द्वार बने होते हैं, वो नासा द्वार कहलाते हैं। ये नासा द्वार अंदर की तरफ नासा गुहाओं में खुलते हैं, और नासा गुहाओं का प्रारंभिक भाग, दूसरा भाग क्या है, नासा गुहाएं। नेजल कैविटीज, दो नासा गुहाएं होती है, दो ही नासा छिद्र होते हैं, नासा द्वार दो होते हैं, और दोनों अलग अलग होते हैं बिल्कुल। तो नासा द्वार अंदर की तरफ नासा गुहाओं में, नेजल कैविटी में खुलते हैं। जो गुहाएं जहां अपना नेक है, वहां पर विशेष, यहाँ पर एक सुरक्षा की पंक्ति बनी होती है। जो अपन वायु अंदर बाहर से ग्रहण करते हैं, उसमें कई चीजें होती है, तो उसको रोकने के लिए नासा गुहाओं का प्रारंभिक भाग जहाँ नासा द्वार खुलता है, वहां पर होता है। अपन देखते हैं अंदर की तरफ पतले पतले रोम होते हैं, नासा गुहाओं के प्रारंभ में पतले पतले रोम होते हैं, और इसके अलावा वहां पर सर्पिल अस्थियां लगी रहती है, स्पाइरल, और उसके ऊपर श्लेष्मिक परत, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। उसके ऊपर श्लेष्मिक परत होती है जो हमेशा श्लेष्मा स्थापित करके नम बनी रहती है। तो दो चीजें हो गई, पहले रोम, हेयर्स होते हैं, नेजल हेयर्स कहलाते हैं। अपने नाक के अंदर देखते हैं कि अपने बाल जो दिखते हैं वो क्या है, रोम है, हेयर्स होते हैं। उसके अलावा अपने अंदर की तरफ जो नासाई गुहा है, नाक के अंदर देखते हैं, वो हमेशा नम बनी रहती है। किसके कारण बनी रहती है कि वहां पर श्लेष्मिक परत होती है, अस्थियों के ऊपर लगी हुई। तो वो परत यानी कि अपने म्यूकस मेम्ब्रेन वो होती है, उसे श्लेष्मा म्यूकस स्रावित होता है, जिससे वो नम बनी रहती है। इससे अपने को दो फायदे होते हैं।
सबसे पहले नंबर तो क्या है कि वायु जो अपन ग्रहण करते हैं श्वसन के लिए, तो उस वायु के अंदर विभिन्न प्रकार के कण हो सकते हैं, रेत के कण हो सकते हैं, और भी कण होते हैं, जीवाणु वगैरह हो सकते हैं, उन सबको ये रोकती है। और श्लेष्मिक परत जो नम होती है, उस नमी के अंदर वो सारी चीजें रुक जाती है। तो रोम और परत दोनों ही, श्लेष्मा जो है वो दोनों ही क्या करते हैं, सबसे पहले तो वायु के साथ में आए हुए विभिन्न कण जीवाणु वगैरह को रोकते हैं। दूसरा काम ये होता है कि ये अंदर जाने वाली वायु को नम बनाए रखता है, और नम के साथ साथ में उसको शरीर के तापक्रम के बराबर कर देता है। क्योंकि बाहर अगर गर्मी है तो वायु भी गर्म होगी, गर्म वायु अपने नाक में जाएगी तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो वो श्लेष्मा क्या करता है, म्यूकस, कि उसको थोड़ा ठंडा कर देता है। बाहर अगर ठंडा वातावरण है तो उसको गर्म कर देता है, यानी शरीर के तापक्रम पर कर देता है। तो दो काम हो गए इसके, जो नासा गुहा में श्लेष्मिक परत और जो हेयर से रोम है उनके। पहला वायु के अंदर आए हुए कणों को और जीवाणु को रोकना, रोगाणु को रोकना। दूसरा वायु को नम बनाए रखना और शरीर के तापक्रम के अनुसार उसको गर्म कर देना। तो ये दो काम इसके होते हैं। ये नासा गुहाएं जो है वो चारों तरफ अस्थियों की बनी होती है। 4 प्रकार की अस्थियां इसके अंदर होती है। सबसे पहले नेजल, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और एथमॉइड, 4 अस्थियों से ये नासा गुहाएं बनती है। नासा गुहाएं के बाद में अपन देखते हैं कि नेक्स्ट भाग आता है ग्रसनी, फेरिंग्स। पाचन के अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि पाचन जो है उसमें ग्रसनी, जिसको ENT बताया था अपन ने, ईयर, नोज और थ्रोट तीनों का जंक्शन होता है, तो वहां पर ये जंक्शन है। ग्रसनी के ऊपर की तरफ 2 छिद्र होते हैं जिनको आंतरिक नासा छिद्र कहते हैं। आंतरिक नासा छिद्र, ये नासा द्वार नासा गुहाओं से होते हुए वहां पर खुलते हैं। ये ग्रसनी की ऊपरी जो छत है उसके ऊपर होता है। तो यहाँ से आंतरिक नासा छिद्र से वायु अंदर ग्रसनी में आती है। ग्रसनी के बाद में ये कहाँ पर जाती है कि आगे अपन ने बताया था 2 चीजें होती है, घाटी ग्लॉटिस और ग्लट निगल द्वार। निगल द्वार में तो खाना जाता है, जो चबा हुआ खाना होता है वो जाता है, और घाटी जो ग्लॉटिस है उसके अंदर इसका नासा छिद्रों से आनी वायु का संबंध उससे होता है, वायु उसके अंदर जाती है। तो ये ग्रसनी भाग जो है एक इस तरह का जंक्शन होता है। ग्रसनी के बाद चौथा नंबर भाग जो है वो कंठ, लैरिंग्स। कंठ या लैरिंग्स, जो घाटी होती है ग्लॉटिस, उसका प्रारंभिक भाग ये कंठ होता है। कंठ जो है वो लैरिंग्स अपने ध्वनि उत्पन्न करने का एक अंग है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये कंठ जो है वो क्या है कि एक त्रिभुजाकार कक्ष होता है, ट्रायंगुलर चैम्बर होता है, ट्रायंगुलर चैम्बर उस तरह का बना होता है। इसके अंदर 3 तरह की उपास्थियां होती है, कार्टिलेज, 3 तरह की कार्टिलेज उसका बना होता है, जो कि थायराइड, क्रिकॉइड और एरिटोनाइड 3 अस्थियां है, ये उपास्थियां कार्टिलेज उनका बना होता है। कौन कौन सी? थायराइड, क्रिकॉइड और एरिटोनाइड, उन 3 उपास्थियों का ये बना होता है। और उनके बीच में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यानी कि आपने वाक रज्जु, वोकल कॉर्ड्स, ये उसके अंदर इन उपास्थियों के बीच में ये स्थित होता है और इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये कंठ जो है ध्वनि उत्पन्न करने का यंत्र है, एपेटस है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। वाक रज्जु जो वोकल कॉर्ड्स है उसके द्वारा होती है। यहाँ से कंठ से शुरू होता है घाटी या ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस अंदर जाकर एक नली जैसी रचना बनाती है जिसको कहते हैं श्वास नली, श्वास नली, ट्रेकिया, श्वास नली। नेक्स्ट अपने अंग आता है श्वास नली या ट्रेकिया। श्वास नली कहां से? जो ग्लॉटिस है, घाटी जिसको कहते हैं, वहां से प्रारंभ होती है, इसके लैरिंक्स के जस्ट बाद में प्रारंभ होती है और अपने पूरे गले के अंदर जाकर और गले के बाद में वक्ष में जाती है और वक्ष में जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। वो 2 भाग जो है वो कहलाते हैं श्वसनी, ब्रोंकस
श्वसनी या ब्रोंकस। तो दो श्वसनियां होगी दोनों तरफ, बाईं और दाईं तरफ खुलेंगी। श्वास नली एक ही होती है जो एक चलती है, वक्ष में जाकर दो भागों में विभाजित हो गई, दो भागों में विभाजित होकर क्या बनाती है, श्वसनियां, और वो दोनों फेफड़ों में जाती है, ये दोनों फेफड़ों में जाती है। अब अपन ये देखेंगे ये श्वास नली और श्वसनिका जो कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई, दो ब्रोंकिया और एक ट्रेकिया, ये क्या होती है? ये एक नलीनुमा रचनाएं होती है जो घाटी से रवाना होकर शुरू होकर पूरे गले के अंदर होती हुई वक्ष में जाकर दो भागों में विभाजित होकर फेफड़ों में जाती है। तो विभाजित नहीं होती है उससे पहले तक तो श्वास नली या ट्रेकिया कहलाती है, विभाजन होने के बाद में वो श्वसनिया या ब्रोंकाई कहलाती है। इनकी रचना में क्या है कि कुछ विशेषता होती है। विशेषता यह है कि इनके एक साइड के अंदर बाहर की तरफ सी आकार के कार्टिलेज यानी उपास्थि के बने हुए छल्ले होते हैं, छल्ले जैसी रचना होती है। अपने यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ हाथ लगाओ तो अपने थोड़ा हार्ड सा दिखता है, और वो भी छोटी जगह छोड़कर, तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर जैसे ये श्वास नली चलती है तो श्वास नली में इस तरह के यहाँ पर ये सी आकार के अर्धचंद्राकार सेमी सर्कुलर इस तरह के कार्टिलेज के बने हुए छल्ले होते हैं। ये छल्ले इसमें भी होते हैं और श्वसनी ब्रोंकस इसमें भी होता है, दोनों के अंदर होते हैं। ये इसकी सुरक्षा करते हैं। इनका काम क्या है? इनकी सुरक्षा करना, क्योंकि श्वास नली और श्वसनी बहुत ही जो कोमल अंग होता है, और जो श्वास एक्चुअल में श्वास नली जो है उसको अपने सुरक्षा देना जरूरी होता है, तो ये कार्टिलेज इनको सुरक्षा देता है। इन दोनों के अंदर की तरफ देखें अपन, अंदर की तरफ तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है श्लेष्मा कोशिकाएं म्यूसिलेजिनस सेल्स, और दूसरी होती है अपने पक्षमाभी कोशिकाएं सीलेटेड सेल्स। दो तरह की, जो श्लेष्मिक कोशिकाएं और दूसरी पक्षमाभी कोशिकाएं, यानी कि म्यूसिलेजिनस सेल्स और सीलेटेड सेल्स। ये दोनों जो है श्लेष्मिक कोशिकाएं तो श्लेष्मा म्यूकस स्रावित करती है, और सीलेटेड जो होती है उसमें सीलिया होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं, वो गति करते रहते हैं। उससे क्या है कि ये सुरक्षा की दूसरी पंक्ति होती है। अगर यह नासाद्वार में कुछ जोगान वगैरह कण चले जाए, किसी तरह से निकल जाए, तो ये यहाँ पर आकर अटक जाए, यहाँ इसको ये श्लेष्मा नहीं जाने देगा, और वो पक्षमाभिकाएं जो होती है सीलिया, वो उसको गति करके वापस ग्रसनी में भेज देते हैं, और श्लेष्मा को भी ग्रसनी में भेज देते हैं। इस तरह से ये दोनों यहाँ पर सुरक्षा के लिए, यानी कि सुरक्षा की, श्वसन की सुरक्षा की दूसरी पंक्ति हो गई, जो कि बाहर से आने वाली वायु को बिल्कुल स्वच्छ कर देते हैं। स्वच्छ करने के बाद ही वो आगे फेफड़ों में जाती है, उससे पहले नहीं जा सकती। इस तरह की रचना इन दोनों में होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आते हैं अपन, जो 1 2 3 4 5 6 फिर बाद में फेफड़े। ये पूरे 6 भाग, जो नासाद्वार है, नासा गुहाएं है, अपने जो ग्रसनी है, कंठ है, और श्वास नली और श्वसनिया, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं कि नासा मार्ग बनाते हैं, पाथवे ऑफ श्वसन का, नासा पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन, उसका पाथवे बनाते हैं, जिससे कि बाहर से वायु जो है वो कहाँ पर, फेफड़ों तक पहुंच जाए। अब अपने नेक्स्ट भाग आता है फेफड़े। लंग्स। साधारण सी बात है कि मानव में किसके द्वारा श्वसन होता है कि फेफड़ों के द्वारा। जैसे मेंढक में कहते हैं कि त्वचा के द्वारा होता है, मुगवा के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। यहाँ केवल फेफड़ों के द्वारा होता है, बाय लंग्स। तो लंग्स के द्वारा। लंग्स क्या है? तो अभी अपन ने बताया वक्ष के अंदर जाकर श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है। श्वसनिकाएं, दोनों श्वसनिकाएं अलग अलग, श्वसनियां वो अलग अलग जो है, ब्रोंकाई वो अलग अलग फेफड़ों में जाती है। मानव के अंदर एक जोड़ी यानी कि 2 फेफड़े होते हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ। ठीक है, मानव में 2 फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, जो कि बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा, यानी बाईं तरफ स्थित, बायां लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा जो है वो पालिकाओं का बना होता है। जो राइट दायां है, दायां फेफड़ा, उसमें 3 पालियां होती हैं, और बायां फेफड़ा जो होता है उसके अंदर लेफ्ट वाले में 2 पालियां होती हैं। उस तरह से पालियों से भी बने होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा जो है उसके चारों तरफ 2 आवरण होते हैं, जिसको प्लूरा या फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहा जाता है।
दो, यानी प्रत्येक जो फेफड़ा है, इस तरह का ये फेफड़ा मानव के अंदर है, तो उसके चारों तरफ दो परतें होती है। एक परत होती है उसे चिपकी हुई, एक अलग होती है, दो परत होती है, तो उसको कहते हैं फुफ्फुस आवरण या प्लूरा। इन दोनों आवरणों के बीच में एक तरल भरा था, फ्लूइड भरा रहता है, जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और दोनों के बीच का जो स्थान है उसको कहते हैं अपने फुफ्फुस आवरण या फेफड़े के क्वार्टर, यानी प्लूरल क्वार्टर कहा जाता है। ये इनके अंदर तरल भरा हुआ रहने के कारण क्या है कि आवरण जो है वो एक तो सुरक्षा करते हैं, पहला नंबर। तो दूसरा, इसका मेन काम ये होता है, अगर ये तरल ही बना रहे, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, किसी तरह वायु ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, तब तो ये क्या करते हैं कि फेफड़े को पिचकने नहीं देते हैं, कंस्ट्रिक्ट नहीं होने देते हैं, टू अवॉइड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द लंग्स, वो उसको रोकते हैं। तो ये फुफ्फुस आवरण और जो प्लूरल फ्लूइड है वो क्या करता है, इनको पिचकने, फेफड़े को पिचकने नहीं देता है। अगर किसी कारण से इसके अंदर, इस क्वार्टर के अंदर, अगर मान लो कि ये चली जाती है, वायु चल जाती है, ऑक्सीजन चल जाती है, तो फेफड़े पिचक जाते हैं। तो ये नहीं जाना चाहिए, किसी आघात से, एक एक्सीडेंट से ऐसा होता है तो फेफड़े पिचक जाते हैं, तो फिर वो काम नहीं कर पाते। तो इसका काम ये होता है। ये फेफड़े कहाँ स्थित होता है, ये वक्ष गुहा में, थोरेसिक कैविटी के अंदर दोनों तरफ स्थित होते हैं, और बाई इसके पास में ही हार्ट होता है, क्योंकि हार्ट और फेफड़े दोनों ही इसके तरफ, चारों तरफ इसके जो है पूरा आवरण रहता है, किसका, परशु का, या अपने कहते हैं पसलियों का एक पूरा आवरण, पिंजर बना होता है, कॉटेज टाइप बना होता है, तो पूरा बना होता है। अपने यहाँ पर जैसे यहाँ आगे की तरफ देखें तो स्टर्नम या उरस्थि अस्थि होती है, यहाँ पर जो है वो पसलियाँ होती है, पीछे की तरफ जो अपने मेरुदंड, जो वर्टिबल कॉलम होती है, तो पीछे वर्टिबल कॉलम यानी कि मेरुदंड कशेरुदंड से जुड़ती है, इधर उरस्थि से जुड़ती है, सारी नहीं जुड़ती, कुछ अलग रहती है। तो उसको वहाँ पर देखें तो पूरा एक पिंजर बना होता है, उस पिंजर के अंदर थोरस है, थोरैक्स वक्ष, उसके अंदर ये दोनों स्थित होते हैं। क्योंकि ये कोमल रचना है, चारों तरफ अस्थियों का आवरण होना जरूरी होता है इसकी सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, तो इस तरह से ये स्थित रहता है। इसके अलावा वक्ष के अंदर, वक्ष और उदर के बीच में अपन पाचन में बताया था, एक तनुपट या डायफ्राम होता है, जो कि वक्ष के अंदर धंसा हुआ रहता है। ये जो है वो अपने वक्ष के अंदर कॉनकेव टाइप होता है, ये कॉन्वेक्स टाइप इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तनुपट या डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम हो गया एक तरफ, और चारों तरफ हो गया रिब्स या जो पसलियां होती है परशु का, उनसे बना हुआ होता है। तो ये 12 जोड़ी पसलियां होती है, उनके अंदर पूरा एक पिंजर बना हुआ, उसमें ये स्थित रहते हैं। अब इसके बाद स्थिति हो गई, उसके चारों तरफ आवरण हो गए। अब देखते हैं अपन फेफड़े है क्या, फेफड़ों के अंदर क्या है, ठीक है। अंदर ये कोई रबड़ की थैली नहीं है कि अगर फेफड़ों को हटाकर और रबड़ की थैली लगा दी जाए तो क्या शोषण हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। रबड़ की थैली में कुछ भी नहीं है, अंदर बिल्कुल गुहाई है, हवा भरते हैं फूल जाता है, तो हवा भरने पर ये भी फूलते हैं, हवा निकल जाए तो ये भी थोड़ी सी कुड़ते हैं, लेकिन वो रबड़ की थैली की तरह नहीं है। किस तरह की इसकी संरचना होती है, अब अपन देखा कि श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में विभाजित होती है। तो ये श्वास नली इस तरह चली और ये आगे 2 भागों में विभाजित हो गई, और ये दोनों फेफड़ों के अंदर जाती है इस तरह से। ये यहाँ पर डायफ्राम है, ये कहलाती है श्वास नली ट्रेकिया, और ये कहलाती है श्वसनी ब्रोंकास, या 2 हो गई तो ब्रोंकाई। और ये फेफड़े दोनों तरफ है, ये दाहिना और ये बायां। ये श्वसनी जो है, यहाँ से अपन यहाँ से शुरू होते हैं, ये कहलाती है श्वसनी, एक तरफ की लेते हैं, ये श्वसनी। ये आगे जाकर सब डिवाइड होती है, उप विभाजित होती है, और कई बार विभाजित होती है। तो कितनी बार विभाजित होती है उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये कहाँ पर, फेफड़ों के अंदर विभाजित होती है, ये आगे जाकर और विभाजित होती है, पहले इस तरह से, फिर आगे जाकर और विभाजित होती है इस तरह से। तो यहाँ विभाजन हुआ, उसको कहते हैं द्वितीयक श्वसनी, और प्राथमिक श्वसनी, और उसके बाद में द्वितीयक श्वसनी। तो ये तो कहलाती है श्वसनी ब्रोंकस, ये प्राथमिक श्वसनी, प्राइमरी श्वसनी, और फिर द्वितीयक श्वसनी,
द्वितीय श्वसनी आगे जाकर सेकेंडरी और विभाजित होती है, कई सारी, दो में नहीं होती, कई सारी, उनको कहते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं, ब्रोंक्यूल्स। तो कई सारी श्वसनिकाएं यहां पर बन जाती है। एक से इससे कई सारी बनी प्राथमिक, फिर उससे कई सारी द्वितीयक बनी, द्वितीयक से विभाजित होकर कई सारी श्वसनिकाएं बनती है। तो ये श्वसनिकाएं आप ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स बनने पर आगे जाकर फिर विभाजित होती है और विभाजित होकर और आगे पतली पतली, बहुत पतली पतली हो जाती है और उनको कहते हैं अंतस्थ श्वसनिकाएं। फिर वो और विभाजित होती है और क्या बन जाती है? श्वसनिकाएं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स वो बन जाती है। और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स श्वसनिका जो आगे जाकर और क्या बनाती है? वायु कोश, अपने वाहिनी, एल्वियोलर डक्ट वो बन जाती है। ठीक है, तो वापस किस तरह से विभाजन हो गया देखो। श्वास नली दो भागों में विभाजन हुई, श्वसनी, श्वसनी से क्या बनी? प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक से द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक से श्वसनिकाएं, श्वसनिकाओं से अंतस्थ श्वसनिकाएं, अंतस्थ श्वसनिकाओं से श्वसनिकाएं और श्वसनिकाओं से आगे जाकर वायुकोश वाहिनी, एल्वियोलर डक्ट बनती है। इस तरह से ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, अंतस्थ यानी डिस्टल ब्रोंकस और फिर श्वसनी यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकस, ये और उसके बाद में वायुकोश वाहिनी, एल्वियोलर डक्ट बन जाती है। एल्वियोलर डक्ट, ये एल्वियोलर डक्ट लास्ट में जो बनती है वो इतनी पतली होती है कि उसको अपन नग्न आंखों से देख नहीं सकते। लास्ट में जाकर ये जो है, ये जहां खत्म होती है वहां पर एक किस तरह की मोटी रचना बनती है, इस तरह की, उसको कहते हैं एट्रियम। उसको एट्रियम कहते हैं। इस तरह के कई सारे एट्रियम इसके अंदर फेफड़े में होते हैं और प्रत्येक एट्रियम जो है, उस एट्रियम में इस तरह के एक समूह में कोष बने रहते हैं, इनको कहते हैं वायु कोश या एल्वियोलाई, एल्वियोलस, सिंगुलर एल्वियोलस, नहीं तो एल्वियोलाई, वायु कोश। इस तरह के कई सारे वायु कोश इसके अंदर बने रहते हैं। मानव के अंदर, एक स्वस्थ मानव जो होता है उसके अंदर 7 करोड़ इसके अंदर क्या है कि अपने ये वायु कोश एल्वियोलाई जो है उसके अंदर होती है, दोनों फेफड़ों मिलाकर। तो यहाँ पर इस तरह की होती है। अब इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर ये मेन जो है अपने श्वसन का क्षेत्र या सतह जो होती है, एरिया, वो कौन सा होता है? ये एल्वियोलाई होती है और ये एट्रियम होता है और ये एल्वियोलर डक्ट होती है और श्वसनिकाएं, रेस्पिरेटरी, ये चारों मिलकर श्वसन की सतह बनाती है। इस एल्वियोलाई के अंदर यानी वायु कोश जो है, इन वायु कोशों के अंदर ऊपर जो परत होती है बहुत पतली सी परत होती है जो कि उपकला की बनी होती है। इसके अंदर कई रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। तो रुधिर केशिकाओं के जाल, जिसके एंडोथीलियम में अंतःकला होती है और इसकी खुद की जो है एल्वियोलर वायु कोश की उपकला होती है वो, और बीच के अंदर आधारिक कला, तीनों मिलकर और इसमें जो गैसों का आदान प्रदान के लिए सतह बनाती है। तो यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है कि रुधिर के अंदर से आई हुई CO2 यहाँ जाती है और यहाँ से आई हुई O2 जो है वो रुधिर में मिल जाती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस है यहीं पर होती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये श्वसन मार्ग इस तरह से बना, ये पूरा फेफड़ा इसका बना होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो है गैसों का आदान प्रदान हो गया। अब श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। अब अपन श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इस क्रियाविधि को अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक निःश्वसन इंस्पायरेशन और दूसरा उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन।
सबसे पहले निःशोषण। ये क्रियाविधि के लिए पहले अभी अपन ने देखा था कि जानना जरूरी है कि लंग्स जो फेफड़े हैं उसके चारों तरफ क्या क्या है। तो चारों तरफ पसलियों का आवरण है और पूरा पिंजर बना हुआ। आगे की तरफ स्टर्नम या उरोस्थी अस्थि होती है, पीछे की तरफ कशरुकदंड वर्टिबल कॉलम है और नीचे की तरफ जो है वो तनुपट या डायफ्राम वो है। तो डायफ्राम, इसके अलावा जो पसलियां हैं रिब्स, वो पसलियों के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की पेशियां मसल्स होते हैं जिनको इंटरकोस्टल पेशियां कहते हैं। वो दो तरह की होती है, बाह्य और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसमें बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां मुख्य रूप से काम में आती हैं। तो दो चीजें यहाँ मुख्य रूप से काम में आएगी, एक तो तनुपट या डायफ्राम और दूसरा बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये काम में आते हैं। क्या काम में आते हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं निःशोषण। निःशोषण में क्या होगा कि तनुपट या डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, ये सिकुड़ती है। उसके सिकुड़ने से जो ये डायफ्राम है जो गुंबजाकार बना होता है, वक्ष के अंदर धंसा रहता है, कॉनकेव रहता है, ये कॉन्वेक्स रहता है, वो फ्लैट हो जाता है, समतल हो जाएगा। समतल होने से वक्ष गुहा का, थोरेसिक कैविटी का आयतन कम हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां हैं वो भी सिकुड़ती है। उनके सिकुड़ने से जो पसलियां हैं वो पसलियां थोड़ी बाहर की तरफ और ऊपर खिसक जाती हैं। उससे भी जो थोरेसिक कैविटी है, वक्ष गुहा, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो दो चीजें, डायफ्राम की सिकुड़ने से, पेशियों की सिकुड़ने से, और बाह्य इंटरकोस्टल पेशियों की सिकुड़ने से इसका वक्ष गुहा का जो थोरेसिक कैविटी उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से जो फेफड़े हैं वो भी फैलते हैं। फैलने से उनके अंदर, फेफड़ों के अंदर, लंग्स में जो भरी हुई वायु है उसका वायु दाब बाहरी वायुमंडल जो है उसके दाब से कम हो जाता है। कम होने से बाहर से वायु जो है ऑक्सीजन सहित वो फेफड़ों के अंदर आकर भरती है और तब तक भरती रहेगी जब तक कि फेफड़ों में और बाहर वायुमंडल दाब बराबर नहीं हो जाए। ये जो प्रवाह है वो अपने नासा मार्ग जो बताता, पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन बताता, उससे ही आता है। यानी कि नासा द्वार से नासा गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से जो श्वास नली से श्वसनिका से प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका, फिर श्वसनिका अंतर श्वसनिका और जो श्वसनिका है वहां से होते हुए जो है वायुकोश, जो डक्ट है, जो गुहा अपने जो डक्ट है उससे होती हुई वायुकोश, एट्रियम जो है, एट्रियम से वायुकोशों तक, यानी एल्वेलस तक ये वायु पहुंच जाती है। तो इस तरह से निःशोषण के द्वारा बाहर वायुमंडल से एल्वेलर जो है वायुकोश, वहां तक वायु पहुंच जाती है, वो निःशोषण कहलाता है। ये सक्रिय स्थिति होती है, इस समय व्यक्ति सक्रिय रहता है और वो अंदर शोषण को ग्रहण करता है। इस तरह से दूसरा भाग है इसका उच्छ्वसन। उच्छ्वसन यानी कि एक्सपायरेशन, वायु को फेफड़ों से बाहर निकलना। वायु जो फेफड़ों में भरी हुई जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, अपन ने बताया था कि वायु कोशों में जो रुधिर केशिकाएं होती है, रुधिर केशिकाओं में जो रुधिर के अंदर CO2 होती है, वो CO2 वायु कोशों में आ जाती है और वायु कोशों से ऑक्सीजन रुधिर में जल जाती है। तो वहां पर CO2 अंदर आती है। उस CO2 को बाहर वायुमंडल में निकालना वो कहलाता उच्छ्वसन। जो फेफड़ों के वायु कोशों से CO2 को पार वायुमंडल तक भेजना या स्थानांतरित करना उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन कहलाता है। ये उच्छ्वसन कैसे होता है? यहाँ पर वही दो चीजें, डायफ्राम की जो पेशियां हैं वो शिथिल पड़ने लगती है और जो बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां वो भी शिथिल होने लगती है। वो शिथिल होती है तो इंटरकोस्टल पेशियां शिथिल होने से पसलियों के भार के कारण वापस नीचे आती है, नीचे आकर वक्ष गुहा को दबाती है। जब डायफ्राम जो है उसकी पेशियां शिथिल पड़ती है तो वो अपनी पूर्व स्थिति में आने लगता है, यानी कि जो वक्ष है वक्ष के अंदर की तरफ वो गुंबज की तरफ बढ़ने लगता है। इन दोनों ही कारणों से वक्ष गुहा जो थोरेसिक कैविटी है उसका आयतन कम होता है। आयतन कम होने से फेफड़े के ऊपर दबाव पड़ता है। फेफड़े को दबाव पड़ने पर वहां अंदर वायु जो है उसका दाब वायुमंडल के दाब से कम हो जाता है। इस कारण से वहां से वायु वही जो श्वसनी नासा मार्ग है उससे होती हुई
वायु जो है वो बाहर चली जाती है, यानी कि उच्छ्वसन हो जाता है, फेफड़े खाली हो जाते हैं। तो इस तरह की क्रिया उच्छ्वसन में होती है। तो ये निःश्वसन और उच्छ्वसन एकांतर क्रम में, अल्टरनेटिव में चलते रहते हैं। ये होगा, ये फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरह से। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब अपन श्रम करते हैं या व्यायाम करते हैं, उस समय स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है। श्रम व्यायाम में सांस तेज तेज चलती है, उस समय उच्छ्वसन भी एक सक्रिय क्रिया हो जाती है। सक्रिय क्रिया क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको बाहर निकालना जरूरी हो जाता है, जल्दी बाहर निकालना, तब वापस और ऑक्सीजन ली, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा आवश्यकता होती है। तो तेज तेज चलना होता है। तेज चलने के लिए पहले वायु को बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकले तब अपन इंटेक कर सकते हैं, इंस्पायरेशन कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है, उच्छ्वसन भी एक सक्रिय क्रिया हो जाती है। कैसे हो जाती है कि जो इंटरकोस्टल पेशियां होती है, दो तरह की बताई, जो अपने बाह्य और आंतरिक। जो आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियां वो भी सिकुड़ती है, बाह्य तो सिकुड़ती है, आंतरिक भी सिकुड़ती है। आंतरिक सिकुड़ने से जो रिब्स है, पसलियां, वो पसलियां और अंदर की तरफ दबती है, और अंदर की तरफ दबने से वक्षगुहा का आयतन क्या होता है कि और कम हो जाता है। तो और कम किससे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के सिकुड़ने के कारण, उसके कंस्ट्रक्शन कारण ये होता है। दूसरा, जो उदर जो गुहा होती है अपन, उदर या एब्डोमेन कैविटी, उसकी पेशियां भी सिकुड़ती है। उसकी पेशियां सिकुड़ने से जो उदर है, एब्डोमेन है, उसके अंदर दबाव पड़ता है। उसके अंदर दबाव पड़ने से क्या होता है कि वो वक्ष जो डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर दबाव डालता है। डायफ्राम दबाव डालने पर डायफ्राम जो है और ज्यादा गुंबजाकार होता है और अंदर की तरफ दबता है। इन दोनों ही कारणों से जो अपने जो है वो वक्ष गुहा का आयतन और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा बढ़ने से जो फेफड़े हैं उनके ऊपर दबाव और ज्यादा होगा, वो सक्रिय हो जाएगा और जितनी भी ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालेगा। तो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर भरी हुई है वायु, जो उसको बाहर निकालेगा, तो ज्यादा निकालेगा। ज्यादा निकालने से निःश्वसन वापस जल्दी होगा। ठीक है। तो व्यायाम की स्थिति में या श्रम करने की स्थिति में यहाँ पर उच्छ्वसन है वो भी सक्रिय अवस्था में आ जाता है। उस समय बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां सिकुड़ती है, साथ साथ में इंटरनल इंटरकोस्टल पेशियां, जो आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियां, वो भी सिकुड़ती है। वो भी सिकुड़ने से जो रिब्स है, पसलियां, उनको अंदर की तरफ दबाती है। अंदर की दबाने से वक्ष गुहा का आयतन और कम होता है। उसके साथ साथ में उदर गुहा की पेशियां भी सिकुड़ती है। उसके सिकुड़ने से उदर के अंदर जो है दाब बढ़ता है। अंदर दाब बढ़ने से वो दाब डायफ्राम के ऊपर बढ़ता है। डायफ्राम बढ़ने से डायफ्राम जो अंदर की तरफ वक्ष में और ज्यादा धंसता है। और ज्यादा धंसने से क्या है कि दोनों ही कारणों से वक्ष गुहा का आयतन और ज्यादा कम होता है। और ज्यादा कम होने से फेफड़ों के ऊपर और ज्यादा दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से जैसे जो है अंदर भरी वो बाहर निकलेगी। इस तरह की क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये निःश्वसन और उच्छ्वसन। एक थोड़ा सा अपन कृत्रिम श्वसन के बारे में बताएंगे। किसी तरह से कोई आघात हो जाए, कोई पानी में डूब जाए, किसी तरह के विद्युत शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, वो हो जाए, तो क्या होता है कि उसमें सांस लेने की प्रॉब्लम रह जाती है, सांस नहीं ले पाता है। जबकि हृदय के अंदर जो स्पंदन है, पल्सेशन, वो चलता रहता है। जब हृदय चल रहा है, काम कर रहा है, इसका मतलब व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो उस समय कृत्रिम श्वसन किया जाता है। कृत्रिम श्वसन के लिए क्या करते हैं कि व्यक्ति जो होता है, जो आघात जिसके ऊपर लगा है, तो उसको सीधा फ्लैट सुला दिया जाता है। सुलाकर और एक हाथ उसके सर के ऊपर रखा जाता है और एक हाथ उसके गर्दन पर रखा जाता है और गर्दन को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ऊपर की तरफ जितना खींच सकते हैं खींचते हैं, जिससे कि जो जीवा होती है, जीभ, वो श्वसन मार्ग से हट जाए, अलग हो जाए। तो उसका श्वसन मार्ग जो है, नासाछिद्र, नासा गुहाएं और ग्रसनी जो है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, उस पर जीवा का प्रभाव नहीं रहे और सीधा श्वास नली से संबंध हो जाता है। इस तरह उसको खींच के रखने के बाद में जो कृत्रिम श्वसन दे रहा है, वो व्यक्ति उसके मुख को खोलकर, नाक को तो एक हाथ से जिसे सर पकड़ रहा है उसको नाक को बंद कर देता है। नाक को बंद करके मुखगुहा को खोलता है। मुखगुहा खोलकर मुख को खोलता है। मुख को खोलकर अपना मुख उसके ऊपर इस तरह से लगा देता है कि वो बिल्कुल किसी तरह से उसमें आदान प्रदान बाहर से नहीं होने, प्रतिरोधी की अपने जो वायुरोधी है उस तरह बना देता है। बनाकर और 1 मिनट के अंदर जो 12 बार कम से कम जो है वो सांस को अंदर खींचता है, जोर से अंदर सांस डालता है, बार बार अंदर सांस डालता है, खींच के अंदर डालता है। अंदर डालकर 1 मिनट के बाद में 12 बार करके उसको छोड़ देता है। छोड़कर और उसको देखता है कि उसमें उच्छ्वसन क्रिया शुरू हुई है या नहीं। तो नाक और दोनों खुले छोड़ देता है, तो उसमें उच्छ्वसन होना शुरू हो जाता है। जब उच्छ्वसन होगा, अंदर की गैसें बाहर निकलेगी तो बाहर भी अंदर जाएगी और इंस्पायरेशन भी शुरू हो जाएगा। तो व्यक्ति की मृत्यु होने से बच जाता है, उसको जीवन मिल जाता है। तो कृत्रिम श्वसन भी और भी कई सारी विधियां होती है, ये विधि भी अपनाई जाती है।
एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो 16 से 20 बार 1 मिनट के अंदर इस तरह के ये समातन क्रिया यानी कि निःशोषण और उच्छोषण दोनों करता है। एक निःशोषण और एक शोषण, एक समातन कहलाती है, एक एक्शन कहलाती है सांस लेना। वो कितनी बार? 1 मिनट के अंदर 16 से 20 बार करता है साधारण में। और जब श्रम वगैरह करते हैं तो ये ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से अपने ये शोषण की क्रियाविधि और शोषण संबंधित काम पूरा